नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ जे इलेक्ट्रिकल LDC लेवल 6 अजमेर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 17/11/2025 को TBT मोड में कंडक्ट कराया गया था। तो अगर आप AEE या JEE या टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिकल से संबंधित किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में कुल मिलाकर के 110 प्रश्न हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे, जैसा कि आप लोग 19/11/2025 वाले को सोल्यूशन करवा चुका हूं। अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। साथ में आपका दिल्ली डिवीजन का भी करवा रखा हूँ, तो प्ले लिस्ट में ये सारे वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, खास बात है इसमें कि आपको इससे रिलेटेड फैक्ट और आपका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। आपका जो फैक्ट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको डायरेक्ट ये जो फैक्ट्स है आपको हिट करेगा। वही दोस्तों, आप लोग बताना चाहूँगा कि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वही दोस्तों, मेरा एप्लीकेशन भी है HWR एजुकेशन पॉइंट नाम से, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से मॉक टेस्ट, ये जो PDF ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं PDF भी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, वहाँ पे सफिशिएंट आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है और बहुत सारा क्वेश्चन भी अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे कि ये पेपर जो है आपका 17/11/2025 को कंडक्ट कराया गया था। 2 घंटे समय दिए गए थे, कुल मिलाकर के 100 मार्क्स थे। पहला नंबर प्रश्न है कि किलोवाट आवर इज एन यूनिट ऑफ। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ये किसकी इकाई है? तो एनर्जी का इकाई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा है कि बहुत ही आसान है, पर यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। किलोवाट समझेंगे, लोग समझेंगे कि पावर का है, लेकिन अगर इसमें टाइम लग गया यानी आवर लग गया तो ये ऊर्जा का हो जाता है। तो किलोवाट आवर किसका इकाई है? आपका ऊर्जा का है। और किलोवाट अगर बात करें सिर्फ तो ये पावर का है। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है जो शक्ति गुने समय के बराबर होती है। ठीक है, एनर्जी बराबर होता है पावर गुने टाइम। ठीक है, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और ये जो आपका है यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यही एनर्जी के द्वारा यूनिट का निर्माण होता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है। इसमें पूछा गया HOER का संक्षिप्त नाम क्या है? आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। रोजगार घंटे विनियम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, HOER मीन्स आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन अप्लीकेबल टू रेलवे एम्प्लॉय, जो रेलवे कर्मचारियों पर ये लागू होता है। ठीक है, ड्यूटी घंटे को नियंत्रित किया जाता है कि आपको किस एम्प्लॉय को कितने घंटे आपका ड्यूटी करना है, कौन इसेंशियल है, कौन एसेंशियल इंटरमीडिएट है, ये सारी चीज़ें इसी से डिसाइड होते हैं। रेलवे नियम के अंतर्गत आता है, ये स्वच्छता एवं विश्राम का नियम भी बोलते हैं। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध मापन किससे किया जाता है? इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय। इंसुलेटिंग जो रेजिस्टेंस होता है ये मेगर से मापते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैक्सिमम आपका जो पेपर होता है उसमें ये पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप JEE के पेपर देंगे, AE के पेपर देंगे, या आप टेक्नीशियन के पेपर देखेंगे तो लगभग सभी पेपरों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेगर का उपयोग उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर्ड इन मेगा ओम। ठीक है, उच्च DC वोल्टेज मोटर व केबल में इसका उपयोग किया जाता है। 11 के भी 415 वोल्ट सब स्टेशन का संयुक्त अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? द कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ 11 के भी 415 वोल्ट सब स्टेशन शुड नॉट एक्सीड 2 ओम। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा B राइट होगा। स्वच्छता मानक के अनुसार संयुक्त अर्थ रेजिस्टेंस जो होता है आपका 2 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। किसमें? तो 11 के भी 415 वोल्ट सब स्टेशन में। ठीक है, लो अर्थ रेजिस्टेंस आपका इम्प्रूव सेफ्टी, अगर रेजिस्टेंस जितना ही कम रहेगा आपका सेफ्टी इंप्रूव होगा। रिड्यूस इलेक्ट्रिकल शॉक रिस्क और मैंडेटरी फॉर सब स्टेशन, ये सब स्टेशन के लिए बहुत ही मैंडेटरी होता है, आपका ये रेजिस्टेंस जरूर अवेलेबल होना चाहिए। रिले का परीक्षण कितने अंतराल पर किया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका मेंटेनेंस से भी संबंध पूछे जाते हैं, और आप लोग बताना चाहूँगा कि हम पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन से आपको बिल्कुल बेसिक टू टफ लेवल के क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें लगभग 1500 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोग को वीडियो जल्द ही अवेलेबल होगा यूट्यूब पे ही, और मेरे एप्लीकेशन पे भी होगा, तो उसे ज़रूर जुड़ें। और जितने भी छोटे से छोटे क्वेश्चन हैं
पावर सप्लाई से संबंधित, तो आपको उसमें करवाएंगे। तो अगर आप ए के, जेई के या टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप वर्क रिलेटेड अपना जो नॉलेज है वो भी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सारे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस सीरीज को ज़रूर देखें। रिले का परीक्षण कितने अंतराल पर किया जाना चाहिए? तो ये 12 मंथ के अंतराल पर नहीं, 1 साल में आपको जरूर इसे चेक किया जाना चाहिए। ठीक है, रिले का परीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है ताकि सही ट्रिपिंग सुनिश्चित हो सके। ठीक है, पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पार्ट है। गलत टिप से बचाव होता है, सिस्टम स्वच्छ होता है। ट्रांसफार्मर ब्रीदर से भरा जाने वाला पदार्थ, ट्रांसफार्मर ब्रीदर में भरा जाने वाला पदार्थ जो होता है आपका सिलिका जेल होता है। दोस्तों एक ऐसा प्रश्न है ये ब्रीदर वाला, यहाँ पे आपको पूछा ही जाता है सिलिका जेल से संबंधित, सिलिका जेल के कलर के बारे में ये सारे पूछे जाते हैं, तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। सिलिका जेल में हवा से नमी सोखकर ट्रांसफार्मर तेल को नमी से बचाता है, संतृप्त होने पर रंग बदलता है। दोस्तों ये जो है आपका कलर से रिलेटेड भी आता है, आपको पूछ दिया जाएगा कि संतृप्त होने पर सिलिका जेल का रंग कैसा होगा, तो संतृप्त हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका रंग पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, गुलाबी कलर का हो जाता है। जब फ्रेश सिलिका जेल रहता है उसमें उसका कलर जो होता है आपका ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर संतृप्त हो गया सिलिका जेल तो उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, उसको गर्म करके हम उसको रीयूज कर सकते हैं, फिर उसका जो कलर होता है पिंक से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा। 7वां प्रश्न है, खेल कोटे की भर्ती में की जाती है। यहाँ रिक्रूटमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें डालने गया, जो स्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन है, जहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन से भी यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे। तो यहाँ पे जो होता है ग्रुप सी और डी कैटेगरी के जो पोस्ट है उसमें शामिल होता है। ठीक है, स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट इज मेड इन ग्रुप सी और डी कैटेगरी, बी में ए में नहीं होती है। ठीक है, रेलवे बोर्ड के नियम के अनुसार ये होता है, खेल प्रदर्शन पर आधारित होता है और ए और बी पर एक लागू नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट में मुख्यतः किसको जांच किया जाता है? तो कोर लॉसेस को जांच किया जाता है। कोर लॉसेस में क्या क्या होता है? कोर लॉसेस में आपका हिस्टेसिस लॉस और जो होता है एडी करंट लॉस, दोनों की जांच हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिखे हैं कि मेजर हिस्टेसिस एंड एडी करंट लॉस। ध्यान रखिएगा, कोर लॉस में जो होता है आपका कॉपर लॉस नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, यूजुअली डन ऑन एलवी साइड, ये जो जांच किया जाता है लो वोल्टेज साइड में किया जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखना है। यहाँ से 2-3 प्रश्न कि कोर लॉस आपका कौन सा साइड में किया जाता है, तो ये होता है लो वोल्टेज साइड में। और कोर लॉस के अंतर्गत कौन कौन सी हानि आती है? तो हिस्टेसिस लॉस और एडी करंट लॉस आती है। इसमें आपका कॉपर लॉस नेग्लिजिबल होता है, यानी इसकी कॉपर लॉस की जाँच नहीं होती है। तो ये चीज़ें 3-4 पॉइंट हैं, आप जरूर नोट करके रखेंगे। बिजली गिरने व स्विचिंग से होने वाले उच्च वोल्टेज उछाल को कौन सुरक्षा देता है? एक होता है हॉर्न गैप, इसकी सुरक्षा देता है। हॉर्न गैप उच्च वोल्टेज उछाल और सुरक्षा को से रूप से डिस्चार्ज करता है। लाइटिंग से सुरक्षा होता है, इसे सब स्टेशन में उपयोग किया जाता है। ओवर वोल्टेज क्षति कम होती है इससे। ठीक है, 10वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की रूटीन दस्ता किस पर निर्भर करती है? देखिए, ट्रांसफार्मर की रूटीन दस्ता के बारे में यानी मेंटेनेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, रूटीन दस्ता जो है आपका है सप्लाई, फ्रीक्वेंसी, लोड करंट और पावर फैक्टर ऑफ लोड। तो यहाँ पे देखिए तो सभी पे बी एंड सी दोनों पे यहाँ पे डिपेंड करता है। तो लोड धारा और लोड का पावर फैक्टर ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ठीक है, रूटीन दस्ता लोड धारा और पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, कॉपर जो लॉस होता है आपका लोड के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हाई पावर फैक्टर गिव हायर इफिशिएंसी, अगर जितना हायर पावर फैक्टर होगा यानी एक नज़दीक जितना होगा उतना ही अधिक दस्ता होगा। और कोर लॉसेस कांस्टेंट, कोर हानियाँ स्थिर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, पावर फैक्टर मैक्सिमम जो होता है 1 होता है और जितना अधिक होगा उतना ही इफिशिएंसी बढ़ती है, जितना कम होगा आपका उतना ही हानियाँ बढ़ेगी। बेस अगर इससे कम है तो आपका हानियाँ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है LHAP में संचय की अधिकतम सीमा क्या है? LHP जो यहाँ पे मेडिकल लीव मिलती है उससे रिलेटेड है। तो इसमें आपका संचय की कोई अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित किया गया है। जब जिनको ज़रूरी होता है तो उनको दिया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी को 1 जनवरी को 10 LHAP और 1 जुलाई को 10 LHAP, यानी टोटल देखिए तो 1 साल में 20 LHAP दिया जाता है। और इसके संचय करने की सीमा निर्धारित नहीं है, जितना भी मैक्सिमम हो। अगर बीमार होंगे तो यूज होता है, अदरवाइज ये यूज नहीं होता है। तो इसमें कोई फिक्सेशन नहीं किया गया है, कोई कर्मचारी कितना भी इसे जमा कर सकता है। ठीक है, वहीं पर LAP अगर बताइए यहाँ ये हटाते तो LAP जो होता है आपका टोटल जो संचय करने की सीमा है 300 + 10 होती है। ठीक है, 300 तक जमा कर सकते हैं। LHP हैज़ नो
एक्यूमुलेशन लिमिट सीमा नहीं हो, रेलवे अवकाश नियम है, LAP से यह भिन्न है। 12वां प्रश्न है कैंडेला किसकी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैंडेला जो है आपका ये है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है। ठीक है, ठीक है, कैंडेला जो है आपका ज्योति तीव्रता की इकाई है। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, फ्लक्स की इकाई ल्यूमिन होती है। ठीक है, और यूज्ड इन इल्यूमिनेशन कैलकुलेशन। ठीक है, इसकी गणना प्रकाश की गणना करने के लिए की जाती है। इसका यूज जो है प्रकाश की गणना करने के लिए की जाती है, इल्यूमिनेशन कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो फ्लक्स की इकाई क्या होता है? ल्यूमेन, और आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो इकाई होता है ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला। 13वां प्रश्न है प्रकाश पड़ने पर जिसका प्रतिरोध बदलता है वह क्या कहलाता है? प्रकाश पड़ने पर जिसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस आपका चेंज होता है वो कहलाता है फोटो कंडक्टिव। फोटो कंडक्टिव ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। प्रकाश पड़ने पर प्रतिरोध घटता है इसलिए इसे प्रकाश चालक भी कहते हैं। प्रकाश पड़ने पर प्रतिरोध घटता है इसलिए इसे प्रकाश चालक भी कहते हैं। ठीक है, बेस ऑफ LDR ऑपरेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस वेरी विथ लाइट और यूज्ड इन लाइट सेंसर। यदि डीजी सेट से सफ़ेद धुआं निकले तो कारण हो सकता है। डीजी सेट से सफ़ेद धुआं निकल रहा है तो इसमें हो सकता है कि ईंधन में आपका पानी हो, तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा, वाटर मिक्स विथ फ्यूल। ठीक है, नमी के कारण अधूरा दहन होता है जिसके कारण जो धुआं होता है इसका वाइट हो जाता है, आपका कॉमन ड्यूरिंग कोल्ड स्टार्ट। नेक्स्ट है डीजी रेडिएटर कूलेंट का पीएच मान की सीमा होना चाहिए। डीजी रेडिएटर कूलेंट का पीएच मान की सीमा 8.5 से 10.5 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, 8.5 टू 8.5 टू 10.5 पीएच जंग व स्केलिंग से बचाकर कूलिंग दस्ता बनाए रखता है। प्रिवेंट इसका मेन पर्पस जो होता है पीएच बनाने का, जंग से बचाव। ठीक है, और निर्माता अनुशंसा कूलिंग दस्ता बढ़ाने के लिए। डीजल जनरेटर सेटिंग में दस्ता किस सीमा में होती है? डीजल सेट की जो होता है 35 से 45%, ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। डीजल ईंधन की ऊर्जा सीमित भाग ही उपयोग आउटपुट बनाता है इसलिए दस्ता जो है 35 से 45% होती है। एग्जॉस्ट और कूलिंग हानियाँ समान आपका टिपिकल फॉर मीडियम स्पीड डीजी और हायर देन स्टीम प्लांट एट अ स्मॉल स्केल, छोटे स्तर पर अधिक होता है। उसके बाद में यदि पंप की बेरिंग अधिक गर्म हो जाए तो संभावित कारण क्या है? यदि पंप की बेरिंग अधिक गर्म हो जाए इसके कारण कई हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते ऑप्शन नंबर है मॉइस्चर इन लुब्रिकेंट, चिकनाई तेल में नमी से आपका बेरिंग अधिक गर्म हो सकता है। यहाँ पे देखिए तेल में नमी से चिकनाई घटती है और आपका घर्षण बढ़ता है, बेरिंग गर्म हो जाती है। खराब चिकनाई से गर्मी, नमी से ऑयल की फिल्म घटती है। ठीक है, और बेरिंग क्षति हो जाती है। गहरे और झुके हुए बोर के लिए कौन सा पंप उपयुक्त है? गहरे और झुके हुए बोर के लिए जो है सबमर्सिबल पंप का उपयोग किया जाता है। सबमर्सिबल पंप पानी के अंदर काज करते हैं इसलिए गहरे और झुके बोरवेल के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, इसमें इसका जो मोटर होता है आपका पानी में डूबा होता है। नो सक्शन इशूज, सक्शन समस्या नहीं होती है। आइडियल फॉर डीप बोरवेल। आपका 19 नंबर प्रश्न है पंप सेट मोटर जलने का कारण क्या है? पंप सेट मोटर जलने का जो मेन कारण होता है आपका सिंगल फेजिंग के कारण ये जल जाती है। ठीक है, सिंगल फेजिंग में धारा बढ़ती है जिससे मोटर जल जाती है। क्यों जल जाती है? सिंगल फेज में धारा का मान बढ़ जाती है जिससे मोटर जल जाती है। सिंगल फेज काउज एक्सेसिव करेंट आपका रिमेनिंग फेज लीडिंग टू मोटर ओवरहीट एंड बर्निंग। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो पंप सेट मोटर चलने का कारण होता है आपका ज़्यादातर सिंगल फेजिंग। ठीक है, काउजेज अनबैलेंस्ड करेंट होता है इसका और लीड्स टू ओवरहीटिंग, प्रोटेक्शन बाय द फेज फेलियर रिले। अब केंद्रीय पंप में गतिशील भाग कौन सा होता है? जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें गतिशील भाग कौन होता है? तो इम्पेलर होता है, इम्पेलर ही रोटेट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। अब केंद्रीय पंप में इम्पेलर घूमता है और द्रव को ऊर्जा देता है। इम्पेलर इज रोटेटिंग पार्ट होता है, डिफ्यूजर इज स्टेशनरी और क्रिएट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब केंद्रीय बल के कारण ही ये पानी को आगे फेंकता है। पंप के डिलीवरी वाल्व को थ्रॉटल करने से बढ़ता है। अगर पंप के डिलीवरी वाल्व को थ्रॉटल करेंगे तो क्या होगा? हेड आपका बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। डिलीवरी वाल्व थ्रॉटल करने से प्रवाह में अवरोध बढ़ता है और हेड बढ़ता है जबकि डिस्चार्ज घटता है। ठीक है, तो डिलीवरी वाल्व में थ्रॉटल करने से प्रवाह में अवरोध बढ़ता है तो हेड बढ़ता है। ठीक है, हेड यानी अधिक ऊंचाई तक आपको ये पानी जाएगा पर डिस्चार्ज घट जाता है। आपका जो इतना डिस्चार्ज होना चाहिए वो घट जाना चाहिए। तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, अगर थ्रॉटल कर रहे हैं तो हेड तो बढ़ा सकते हैं पर आपका डिस्चार्ज जो रेट है वो घट जाती है। डिस्चार्ज डिक्रीज आपका हेड इंक्रीज।
ठीक है। आपका कॉमन कंट्रोल मेथड फॉर सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल पंप, पावर जनरली डिक्रीज विथ थ्रोटलिंग, पावर समानता घटती है। 22वां प्रश्न है, रेलवे पटरियों पर विद्युत क्रॉसिंग निरीक्षण अधिकतम कितने अंतराल पे किया जाना चाहिए। रेलवे पटरियों पर विद्युत क्रॉसिंग ये आपका 1 साल पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट होगा। रेलवे सुरक्षा प्रावधानों के अनुसार विद्युत क्रॉसिंग का निरीक्षण कम से कम वर्ष में 1 बार आवश्यक होता है, ठीक है। इंश्योर पब्लिक रेलवे सेफ्टी, सार्वजनिक व रेलवे सुरक्षा नियम, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑनर और प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, विद्युत जोखिम इसे रोकता है। उसके बाद है 400/230 वोल्ट 150 फीट स्पैन लाइन में कंडक्टर के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होती है। इसमें जो होती है आपका 1 फीट 6 इंच यानी 1.5 फीट होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा, ठीक है। कंडक्टर टकराव से बचाता है। ओवरहेड लाइन का मानक है वोल्टेज व स्पैन के साथ बढ़ती है। यदि पावर फैक्टर इसे ऊपर रखा जाए तो राज्य विद्युत प्राधिकरण द्वारा छूट मिलती है। अगर 9.5 से अगर ऊपर रखते हैं तो आपका राज्य विद्युत प्राधिकरण द्वारा छूट मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट होगा। अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड 0.95 से अधिक पावर फैक्टर पर छूट प्रदान करते हैं, ठीक है। हाई पावर फैक्टर रिड्यूस करेंट, उच्च पावर फैक्टर से धारा कम होती है, हानियाँ और डिमांड घटती है, सुधार हेतु प्रोत्साहन आपका है कि KVA इज इक्वल टू, KVA होता है कि एम्पियर्स गुने वोल्ट बाय 1000 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, एम्पियर गुने वोल्ट बाय आपका 1000 होता है। KVA बराबर होता है एम्पियर गुने वोल्ट बाय 1000, KVA बराबर एम्पियर गुने वोल्ट बाय 1000, ठीक है। KVA इज अपेरेंट पावर, KVA क्या है, एक दृश्य आपका शक्ति है। यूज फॉर इक्विपमेंट रेटिंग, ठीक है। किलोवाट बराबर होता है KVA गुने पावर फैक्टर, ठीक है। और किलोवाट बराबर KVA गुने पावर फैक्टर, ठीक है। वही आपका एक चीज़ ही लिखा है, किलोवाट बराबर KVA गुने पावर फैक्टर होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद है 26 नंबर, पावर फैक्टर और क्या होता है। पावर फैक्टर और ट्रू पावर बटे अपेरेंट पावर, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, एक है ट्रू पावर बटे अपेरेंट पावर, वास्तविक शक्ति बटे दृश्य शक्ति, ठीक है। पावर फैक्टर वास्तविक शक्ति बटे दृश्य शक्ति होती है, ठीक है। ट्रू पावर कहने का मतलब आपका एक्टिव पावर और आपका पावर टू अपेरेंट पावर, ठीक। पावर फैक्टर cos⁵, ठीक है। और वैल्यू लाई बिटवीन 0 से आपका 1, यानी मैक्सिमम आपका 1 हो सकता है और 0 मिनिमम हो सकता है। उच्च पावर फैक्टर आपका बेहतर दस्ता देता है, यानी जितना पावर फैक्टर अधिक होगा उतना ही आपका एफिशिएंसी अधिक होगी। उसके बाद है 27 नंबर प्रश्न, प्रेरण मोटर की शाफ्ट किससे बनी होती है। प्रेरण मोटर की शाफ्ट, प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर की जो शाफ्ट होती है आपके कार्बन स्टील की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। तो ये कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। प्रेरण मोटर की शाफ्ट कार्बन स्टील की होती है क्योंकि यह मजबूत व टिकाऊ होती है। हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, उच्च तन्य शक्ति, विथस्टैंड मैकेनिकल स्ट्रेस, कॉमन मटेरियल फॉर मोटर शाफ्ट, ठीक है। 28वां प्रश्न है, मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टिंग किसमें संभव नहीं है। मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टिंग सिंगल फेज में संभव नहीं होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग 3 फेज में ही किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के लिए आपका 3 फेज वाइंडिंग आवश्यकता होती है, इसलिए सिंगल फेज मोटर में संभव नहीं है, ठीक है। आपका यूज ओनली फॉर 3 फेज मोटर, आपका रिड्यूसेस स्टार्टिंग करंट घटाता है, नॉट अप्लीकेबल टू सिंगल फेज में उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो बड़े HP के जो बड़े मोटर होते हैं उसमें आपका स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का उपयोग किया जाता है। स्टार्टर का आपका DOL स्टार्टर जो होता है कम HP के 5 HP तक के जो मोटर होता है जिसमें DOL यूज करेंगे उससे अधिक में आपका ज़्यादातर स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इंडक्शन मोटर की DOL स्टार्टिंग क्षमता किस तक सीमित होती है। देखिए आगे क्वेश्चन भी आ गया, इंडक्शन मोटर की DOL स्टार्टिंग क्षमता किस तक सीमित होती है। तो यहाँ पे देख रहे लो हॉर्स पावर मोटर, कम हॉर्स पावर मोटर में परिवर्तनीय गति में, अधिक हॉर्स पावर उच्च गति मोटर में, तो कम हॉर्स पावर वाले मोटर में हो गए। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। DOL स्टार्टिंग में अधिक प्रारंभिक धारा होती है, इसलिए कम हॉर्स पावर मोटर तक सीमित होती है। तो ध्यान रखिएगा, इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं। पूछेगा कि DOL स्टार्टिंग में अधिक धारा प्रारंभ होती है या कम होती है, तो अधिक होती है, और स्टार डेल्टा में आपका धारा जो होती है कम होती है। हाई स्टार्टिंग करंट उच्च स्टार्टिंग करंट होता है, और सिंपल इकोनॉमिकल सरल एवं सस्ता बड़ी मोटर हेतु अनुपयुक्त होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की समकालिक गति का सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न,
इससे संबंधित प्रश्न, ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है एग्जाम में, चाहे इसे नॉर्मिकल पूछ दिया जाए या आपका डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया जाए। जैसे यहाँ पे फार्मूला पूछा गया है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की समकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड का जो फार्मूला होता है NS = 120 F/P होता है। F यानी फ्रीक्वेंसी, P माने पोल, तो ये ध्यान रखिएगा। समकालिक गति की आवृत्ति और पोलों की संख्या पर निर्भर करती है। आपका NS इन RPM, ध्यान रखिएगा सिंक्रोनस स्पीड की गति जो होती है RPM में नापी जाती है। इंक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो इसकी जो गति है बढ़ जाती है, और आपका डिक्रीज विथ मोर पोल्स, अधिक पोल पर यह घटती है, यानी पोल संख्या बढ़ाएंगे तो आपका जो स्पीड है आपका घट जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जो अधिक गति के जो मोटर होते हैं उसमें पोल की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है, थोड़ी ज़्यादा अधिक तो दोनों ही बोल हो गया, ये ज़्यादा होती है कम होती है, तो कम होती है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, यदि स्क्विरल केज मोटर में रोटर खुला हो तो वह, यदि स्क्विरल केज मोटर में रोटर खुला हो तो क्या होगा, वह नहीं चलेगा, विल नॉट रन। क्यों नहीं चलेगा, तो रोटर सर्किट खुला होने पर धारा और टार्क नहीं बनता है, इसलिए मोटर नहीं चलती है। ठीक है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल रोटर करंट। ठीक है, टॉर्क आपका प्रोपोर्शनल होता है धारा करंट के। आपका खुला मोटर शून्य टॉर्क स्टार्ट नहीं होगा, तो सिंपल यहाँ समझ लीजिए, जब धारा नहीं जाएगी तो टॉर्क ही नहीं उत्पन्न होगा, टॉर्क नहीं उत्पन्न होगा तो मोटर चलेगी ही नहीं। 32 नंबर प्रश्न है, इंडक्शन मोटर के साथ फेज एडवांसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंडक्शन मोटर में के साथ फेज एडवांसर का उपयोग किया जाता है आपका पावर फैक्टर सुधारने के लिए, यानी कि इम्प्रूव पावर फैक्टर। फेज एडवांसर मैग्नेटाइजिंग करंट स्थानीय रूप से देकर पावर फैक्टर सुधारते हैं। यूजली आपका यूज्ड मेनली विथ स्लिप रिंग मोटर। ठीक है, और स्लिप रिंग में ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है, लाइन करंट घटाता है, दस्ता बढ़ाती है। 33 में प्रश्न है, द इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, इंसुलेटिंग मटेरियल यानी इंसुलेटिंग सामग्री में क्या होना चाहिए, आपका लो परमिटिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अच्छे इंसुलेटर में उच्च प्रतिरोधकता, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आदि गुण होने चाहिए। प्रिवेंट लीकेज करंट को रोकता है। विथस्टैंड हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टेज सहन करता है। आपका इंश्योर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, विद्युत सुरक्षा। आपका 34 में प्रश्न है, निम्न में से कौन केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है, यांत्रिक क्षति से बचाता है कौन, तो आर्मरिंग होता है। आर्मरिंग केबल को यांत्रिक क्षति से सुरक्षा देता है। ठीक है, मेड ऑफ स्टील वायर स्ट्रिप। ठीक है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इंपैक्ट स्ट्रेस यूज्ड इन अंडरग्राउंड केबल। ओके, 35 में प्रश्न है, जब लेड एसिड से पूरी तरह से चार्ज होता है तो नकारात्मक प्लेट पर क्या बनती है, जब लेड एसिड पूरी तरह से चार्ज होता है तो नकारात्मक प्लेट पर आपका जो बनता है स्पंजी लेड बनता है, जब वही पॉजिटिव सेल पर क्या बनता है, लेड परऑक्साइड बनता है। ठीक है, पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड में नकारात्मक प्लेट पर आपका जो बनता है आपका स्पंजी लेड। ठीक है, पॉजिटिव पर आपका लेड परऑक्साइड बनता है, डिस्चार्ज में लेड सल्फेट बनता है। ठीक है, डिस्चार्ज स्टेट फॉर्म में आपका लेड सल्फेट बनता है। तो तीनों ध्यान रखिएगा, नेगेटिव पर आपका स्पंजी, पॉजिटिव पर लेड परऑक्साइड और डिस्चार्ज में आपका लेड सल्फेट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपका रिवर्सिबल होता है। 36 में प्रश्न है, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग किससे सहायता से करती है, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग किसमें सहायता करती है, किसमें सहायता करती है, आंतरिक हानियों की भरपाई में। ट्रिकल चार्जिंग कम धारा देकर सेल्फ डिस्चार्ज व आंतरिक हानियों को भरपाई किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा, कॉम्पेंसेट फॉर इंटरनल लॉसेस। ठीक है, सेल्फ डिस्चार्ज होती है बैटरी तैयार स्थिति में और स्टैंड बाय बैटरी में इसका यूज किया जाता है। एसी कोच में प्रयुक्त बैटरी की क्षमता, एसी कोच में प्रयुक्त बैटरी की क्षमता क्या होती है, तो आपका 1100 एच का होता है। ठीक है, जिसमें आपका एसी कोच जिसमें RM2 लगा होता है उसमें 1100 एच बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एसी कोच में अधिक सहायक लोड के कारण 1100 एच बैटरी का उपयोग किया जाता है। यूज फॉर आपका लाइट व पंखे हेतु और हायर कैपेसिटी देन नॉन एसी कोचेज और रेलवे मानक के अनुसार। ठीक है, इसमें एसी का भी इंक्लूडेड होता है, एसी भी यूज होता है। ठीक है, वायरलेस बैटरी मीन्स वायरलेस का होता है बाल्ब रिलेटेड लेड एसिड बैटरी। ऑप्शन आपका एक राइट होगा, बाल्ब रिलेटेड लेड एसिड बैटरी। ठीक है, वायरलेस बैटरी बाल्ब नियंत्रित प्रणाली होती है और टॉपअप की आवश्यकता नहीं होती है। तो इससे भी संबंधित प्रश्न पूछ जाता है, क्या वायरलेस बैटरी को टॉपअप करने की आवश्यकता होती है, यस नो, तो नो। मेंटेनेंस ये फ्री होता है, मुक्त इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है और कोच व यूपीएस में उपयोग किया जाता है। वायरलेस बैटरी को कंटेनर व कवर किसके बने होते हैं, ये जो बने होते हैं आपका प्रोपाइन को पॉलीमर का बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। वायरलेस बैटरी के कंटेनर व कवर किसके बने होते हैं, प्रोपाइन को पॉलीमर के बने होते हैं। वायरलेस बैटरी के कंटेनर प्रोपाइन को पॉलीमर के बने होते हैं जो अम्ल प्रतिरोधी और मजबूत होते हैं। टीएल बैटरी सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या है, टीएल बैटरी सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, 1.200 होता है। टीएल कोच बैटरी में 1.2 विशिष्ट गुरुत्व वाला डाइलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है। ठीक है, चार्ज स्थिति को यह दर्शाता है। आपका गुरुत्व ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, 41 में प्रश्न है, रिवर्स आपका पोलरिटी मुक्त किसके कारण होती है, रिवर्स पोलरिटी किसके कारण होती है, तो डीप डिस्चार्ज के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा, रिवर्स पोलरिटी मेनली ड्यू टू डीप डिस्चार्ज। अधिक डिस्चार्ज होने पर कमजोर सेल में पोलरिटी उलट सकती है। ठीक है, सीरीज सेल में आपका ओकर इन सीरीज कनेक्शन सेल डैमेज बैटरी आपका परमानेंटली एवॉइड
बाई टाइमली चार्जिंग। 42 नंबर प्रश्न है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है? आपका डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, इन्वर्टर जो होता है आपका डीसी को एसी में बदलता है। एसी को डीसी में कौन बनता है? तो रेक्टिफायर करता है। ठीक है, यूज इन यूपीएस सोलर सिस्टम। रेक्टिफायर का विपरीत होता है और आवर्तन नियंत्रण होता है। एजीएसी कोच में अल्टरनेटर की 3 फेज बाइंडिंग किस में जुड़ी होती है? 3 फेज यहाँ पे जो होता है आपका स्टार डेल्टा यहाँ पे श्रेणी, ये जो होता है आपका स्टार में होता है। एजीएसी कोच अल्टरनेटर में 3 फेज बाइंडिंग किस में जुड़ी होती है? तो स्टार में होती है। एजीएसी कोच में अल्टरनेटर में स्टार कनेक्शन में उपयोग किया जाता है आपका। ठीक है, इसमें न्यूट्रल उपलब्ध होता है। उच्च वोल्टेज हेतु अल्टरनेटर में सामान्य यूज किया जाता है। रेलवे से विद्युत कनेक्शन लेने वाले निजी पक्षों को कितने समय के बराबर स्वच्छा राशि जमा करनी होती है? तो 3 महीने के बराबर करनी होती है। ठीक है, उसके बाद है 70 वर्ग मिमी पीवीसी इंसुलेटेड सीथेड 4 कोर आर्मर्ड एल्यूमिनियम केबल की रेटिंग लगभग कितनी होती है? तो इसकी रेटिंग होती है 175 एम्पियर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। मानक तालिकाओं के अनुसार 70 वर्ग मिमी एल्यूमिनियम केबल की धारक क्षमता लगभग 175 एम्पियर होती है। इंसुलेशन व इंस्टॉलेशन पर निर्भर करता है। कॉपर से कम होता है। एलटी वितरण में इसका उपयोग किया जाता है। कोच वायरिंग का कोडल जीवन कितना होता है? कोडल लाइफ ऑफ कोच वायरिंग का होता है आपका 12 ईयर्स। ठीक है, रेलवे विद्युत मानक के अनुसार कोच वायरिंग का कोडल लाइफ जो होता है आपका 12 साल होता है। रेलवे विद्युत मानकों के अनुसार कोच वायरिंग का कोडल जीवन जो होता है 12 साल होता है। समय पर नवीकरण आवश्यक है। इंसुलेशन कमजोर होता है। सुरक्षा विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। विद्युत विफलता के कारण भी बेल्ट गिरना, धुआं, जलना किस में होता है? किसके कारण होता है? सभी कारण अल्टरनेटर अधिक भार, गलत संरेखण, ढीला या अधिक तनाव, सभी के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अधिक भार, गलत संरेखण या गलत तनाव से भी बेल्ट जलना, धुआं, फेल हो सकती है। विद्युत दोष से भार बढ़ता है। अधिक गर्मी में ज़्यादा क्षति होती है। सही तनाव इसका आवश्यक होता है। 48 नंबर है ERRU स्टैंड फॉर। ERRU का होता है इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। ठीक है, कन्वर्ट AC टू DC, रेगुलेट्स आउटपुट वोल्टेज और यूज इन TLAC कोचेज। 4.5 किलोवाट ERRU के साथ बैटरी चार्जिंग करंट सीमा कितना होती है? 24 एम्पियर प्लस माइनस 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। 4.5 किलोवाट ERRU के लिए बैटरी चार्जिंग करंट 24 एम्पियर प्लस माइनस 2 एम्पियर निर्धारित होती है। ठीक है, ओवर चार्ज से बचाओ बैटरी आयु। TL कोच अल्टरनेटर की फील्ड कॉइल कहाँ स्थित होती है? TL कोच अल्टरनेटर की फील्ड कॉइल कहाँ स्थित होती है? ये जो आपका यूज होती है स्टेटर पे। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा, स्टेटर। TL कोच अल्टरनेटर की फील्ड कॉइल जो होती है स्टेटर पर होती है। फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी फील्ड वाइंडिंग पर स्थित होती है। एक्साइटेशन अत्यंत सरल है। TL में समान होता है। ठीक है, BG 110 वोल्ट रूफ माउंटेड इसी कोच के लिए प्रयुक्त अल्टरनेटर की क्षमता क्या होता है? BG 110 वोल्ट रूफ माउंटेड की बात कर रहा है। इसमें आपका जो यूज किया जाता है 25 किलोवाट का। ऑप्शन नंबर आपका C राइट होगा। BG 110 वोल्ट रूफ माउंटेड एसी कोच के अधिक सहायक लोड के कारण 25 किलोवाट अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रूफ माउंटेड एसी कोच HVAC व सहायक लोड इसमें होता है। रेलवे मानक के अनुसार ये है। एक साथ पुल्ली के 2 हिस्सों के बीच रखे जाने वाला अंतर कितना होता है? 3.0 mm प्लस माइनस 0.5 mm। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। 3 mm प्लस माइनस 0.5 mm। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न है ERRU के साथ अल्टरनेटर का वोल्टेज विनिमय कितना होता है? ERRU के साथ में प्लस माइनस 2% होता है। ऑप्शन नंबर आपका C राइट होगा। ERRU के साथ अल्टरनेटर का वोल्टेज विनिमय जो होता है आपका 2% होता है। ERRU सभी क्षमताओं के लिए वोल्टेज को प्लस माइनस 2 के भीतर बनाए रखता है। ठीक है, इंश्योर स्टेबल कोच सप्लाई, प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशन। ERRU में OVP किस उद्देश्य से दिया जाता है? ERRU में OVP जो होता है आपका टू लैच आउटपुट वोल्टेज एट 90 वोल्ट, आउटपुट 90 वोल्ट पर बनाए रखने के लिए। ठीक है, और एक जो होता है आपका ओवर वोल्टेज को रोकने के लिए। तो सभी के लिए होता है ऑप्शन नंबर आपका C राइट होगा। OVP ओवर वोल्टेज रोकता है। आउटपुट को सुरक्षित स्तर लगभग 90 वोल्ट पर सीमित करता है। इससे लोड सुरक्षा बढ़ती है। असमान स्थिति में इसका यूज होता है आपका इंटरनल पार्ट ऑफ ERRU। और आज का अंतिम प्रश्न है, 2 अल्टरनेटर समांतर होने पर आपका 25 किलोवाट ERRU के साथ बैटरी चार्जिंग करंट सीमा कितना होगा? 2 अल्टरनेटर समांतर होने पर तो कितना होता है? 110 एम्पियर प्लस माइनस 5 एम्पियर। 2 अल्टरनेटर समांतर होने पर 25 किलोवाट ERRU में साथ बैटरी चार्जिंग करंट सीमा कितनी होती है? इसकी जो सीमा होती है आपका 110 एम्पियर प्लस माइनस 5 एम्पियर। डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। वही दोस्तों, मेरा एप्लीकेशन भी है ASWR एजुकेशन पॉइंट नाम से, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से मॉक टेस्ट, ये जो PDF, ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, PDF भी आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पे सफिशिएंट आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है और बहुत सारा क्वेश्चन भी अवेलेबल है, PDF अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। 56 नंबर प्रश्न है, पंखे की वायु आपूर्ति किसके द्वारा मापी जाती है? यानी एयर डिलीवरी ऑफ फैन कैन बी मेजर्ड बाय, किसे मापा जाता है? एनेमोमीटर से मापा जाता है। तो एनेमोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। एनेमोमीटर से पंखे की वायु गति, वायु आपूर्ति मापा जाता है। ठीक है,
आपका वायु की गति व प्रवाह मापता है। HVAC व वेंटिलेशन में इसका उपयोग होता है। वायु आपूर्ति गति व ब्लेड डिजाइन पे डिपेंड करता है कि उसका ब्लेड का डिजाइन किस प्रकार से है और कितना हवा दे रहा है। नेक्स्ट है रेलवे कैरेज फैन का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। वेन इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इज कैरिड आउट और रेलवे कैरेज फैन इट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए। तो कैरेज फैन का जो आपका इंसुलेशन प्रतिरोध है 2 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंसुलेशन रजिस्टेंस है जो किसे मापते हैं, तो मेगर से मापते हैं। ठीक है, विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित कराता है। कम IR इंसुलेशन खराबी को दर्शाता है। अगर आपका मेगर कम बता रहा है इंसुलेशन रजिस्टेंस, तो समझिए कि आपका जो है वायर खराब हो चुका है। 58वां प्रश्न है ACP इंडिकेशन लाइट सर्किट के लिए लिमिट स्विच की क्षमता क्या है। कैपेसिटी ऑफ लिमिट स्विच प्रोवाइडेड फॉर अलार्म चैन पुलिंग इंडिकेशन लाइट सर्किट। तो कितने अलार्म चैन पुलिंग इंडिकेशन लाइट में कितने एम्पियर का लगा रहता है लिमिट स्विच, तो आपका 10 एम्पियर का लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। ठीक है, आपका सुरक्षा अलार्म सर्किट में उपयोग होता है। कम धारा अनुप्रयोग और सही रेटिंग आपका जो लगा रहता है वो क्षति को बचाता है। उसके बाद छत में धनात्मक और ऋणात्मक केबल दोनों और क्यों ले जाए जाते हैं। छत के जो धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो केबल होते हैं दोनों अलग अलग छोर पे ले जाए जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। ठीक है, केबल अलग अलग रखने से शॉर्ट सर्किट की संभावना कम होती है, अलगाव से सुरक्षा बढ़ती है और मानक रेलवे में आपका ये प्रैक्टिस है। ठीक है, फॉल्ट की संभावना इसे घटती है, इसी के कारण से दोनों को अलग अलग रखा जाता है। बैटरी रखरखाव हेतु न्यूनतम क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, यानी मिनिमम क्लियरेंस टॉप ऑफ बैटरी एंड बैटरी बॉक्स फॉर मेंटेनेंस शैल बी। तो कितना होना चाहिए, 150 mm होना चाहिए। उचित बैटरी रखरखाव हेतु 150 से जो mm है क्लियरेंस जरूरी होता है। ठीक है, अलाउ सेफ मेंटेनेंस, ओवर हीटिंग और क्षति से बचाता है। TL अल्टरनेटर का न बनना किन कारणों से हो सकता है। नो जनरेशन ऑफ TL अल्टरनेटर ड्यू टू, तो किसके कारण हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव, सभी के कारण हो सकते हैं। अल्टरनेटर फील्ड या ऐसी तार दुष्पूर्ण हो, अवशिष्ट आपका चुंबकत्व का अभाव हो, रेक्टिफायर रेगुलेटर बॉक्स दुष्पूर्ण हो, इन सभी कंडीशन में आपका जो है TL अल्टरनेटर आपका जनरेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका D राइट होगा। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न है रोशनी का स्तर किसके द्वारा मापा जाता है। रोशनी का स्तर जो है आपका फोटोमीटर से मापते हैं, लक्स मीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका C राइट होगा, दोनों। ठीक है, यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन लक्स रोशनी की इकाई है। ठीक है, लक्स बराबर क्या होता है, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यूज्ड इन लाइटिंग असेसमेंट, प्रकाश आकलन में इसका उपयोग किया जाता है। 63 नंबर प्रश्न है रेलवे AC कोच में सर्दियों में पसंदीदा हीटिंग तापमान एकल सेटिंग क्या है। आपका सर्दियों में पूछ रहा है, तो सर्दियों में जो होता है 19 से 21 रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है B राइट होगा। ठीक है, 64 में प्रश्न है वाष्प संपीड़न प्रणाली में कंडेंसर का उद्देश्य क्या है। तो वाष्प संपीड़न प्रणाली में कंडेंसर का उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है आपका कूल हाई प्रेशर हॉट गैस कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर C राइट होगा। दोस्तों AC से संबंधित एक संपूर्ण वीडियो आप लोग को YouTube पे अवेलेबल करवा दिए हैं। लगभग 300 के आसपास में क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें AC के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी वर्क आपका उसके बाद रेफ्रिजरेशन साइकिल सारे चीज़ करवा रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो जरूर देखिए। ये सभी कंप्रेसर है, कंडेंसर है, इवेपोरेटर है, आपका ये सारे चीज़ें करवा रखे हैं, तो एक बार जरूर देखिए। अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, कंडेंसर रेफ्रिजरेंट गैस को ठंडा कर द्रव में बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा था कि वाष्प संपीड़न प्रणाली में कंडेंसर का उद्देश्य क्या है। तो कंडेंसर जो है आपका जो है क्या करता है, कूल हाई प्रेशर टू हॉट गैस, उच्च दाब गर्म गैस को ठंडा करता है और गैस को द्रव में बदलता है। जब कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की गैस कंडेंसर में जाता है तो ये प्रोसेस होती है और वहीं पे लिक्विड में बदलता है। ठीक है, हीट रिजेक्शन डिवाइस है आपका, ये जो है कंडेंसर हीट रिजेक्शन डिवाइस है, उष्मा निष्कासन यंत्र है, उच्च दाब पर यह कार्य करता है। शीतलन चक्र में यह जरूर आवश्यक होता है। ग्रीष्मकालीन एयर कंडीशनिंग में सापेक्ष आर्द्रता अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम जो होना चाहिए आपका 60 होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 40 होना चाहिए। ठीक है, 60 से अधिक आर्द्रता गर्मियों में असुविधा पैदा करती है। ठीक है, कंफर्ट RH रेंज है आपका 40 से 60 होता है। अधिक RH से आपका पसीना आता है और कूलिंग दस्ता से प्रभावित होती है। वर्ष भर मानव आराम के लिए तापमान की सीमा क्या है। पूरे वर्ष भर के लिए अगर बात करें तो जो सीमा होती है इसका कितना होता है, तो 22.8 से 25। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। यह सीमा वर्ष भर अधिकांश लोगों को तापीय आराम देती है। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड एक कंफर्ट रेंज होता है और हीटिंग कूलिंग संतुलन बनाए रखने पर ऊर्जा बचत होती है। ठीक है, आपका 67 में प्रश्न है LHVAC कोच में EBC की रेटिंग क्या है, होता है 2.5 किलोवाट।
आरएमपी यूनिट में किस प्रकार कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है? आरएमपीयू में जो होता है हर्मेटिकली सील्ड यानी पूर्णतः सील बंद जो होते हैं कंप्रेसर ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, हर्मेटिकली सील्ड बंद कंप्रेसर रिसाव कम होता है और रखरखाव कम चाहिए इसका, इसीलिए यूज किया जाता है। नो एक्सटर्नल शाफ्ट सील, आपका लो नॉइज लीकेज कॉमन इन रेलवे एसी। ठीक है, एक आरएमपी यूनिट की शीतलन क्षमता टन में होती है। एक आरएमपीयू की शीतलन क्षमता जो होती है 7 टन होता है। इसमें 2 कंप्रेसर लगे होते हैं। एक कंप्रेसर की जो क्षमता होती है तो आपका 3.5 टन होता है, तो 2 मिलकर कितने हो गए? तो 7 टन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट होगा। प्रत्येक यूनिट की क्षमता आपका 7 टन होती है। 1 टीयर बराबर क्या होता है आपका 3.517 किलोवाट। ठीक है, 2 यूनिट्स पर कोच, प्रति कोच 2 यूनिट होते हैं। इंश्योर एडिक्वेट कूलिंग, पर्याप्त शीतलन हेतु। आरएमपीयू एसजी कोच में प्रयुक्त कंप्रेसर मोटर की क्षमता क्या होता है? तो कंप्रेसर मोटर की क्षमता होती है आपका 5.25 किलोवाट, 5.2 किलोवाट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। 5.2 किलोवाट का कंप्रेसर मोटर होता है। ठीक है, आरएमपीयू एसजी कोच में प्रयुक्त इन्वर्टर की क्षमता क्या होती है? इन्वर्टर जो होता है आपका एसजी कोच में, आपका एसी जो होता है आरएमपीयू लगा होता है उसमें 25 केवीए का होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट होगा। ठीक है, सप्लाई पावर टू एक्जुलरी, मेंटेन वोल्टेज स्टेबिलिटी और डिजाइनेड फॉर कोच लोड। 72 नंबर प्रश्न है, आरएमपीयू एसी कोच में 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? आरएमपीयू एसी कोचों में 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए कैसा? तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। ठीक है, उपयुक्त मोटर रेटिंग के कारण डीओएल स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। आपका सरल विश्वसनीय होता है। कम मध्यम शक्ति के मोटर का उपयोग किया जाता है। स्टार्टर पर पूर्ण सप्लाई होता है। तो डीओएल स्टार्टर जो है मुख्यतः 5 एचपी से कम के जो मशीन होते हैं 5 एचपी तक के, उसमें यूज किया जाता है। आरएमपी कोच का एलपी कटआउट किस मान पर सेट किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एलपी और एचपी कटअप पूछता है। तो एलपी जो कटअप होता है आपका कितना होता है? तो 35 ± 15% पीएसआई होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, एलपी कटआउट कम रेफ्रिजरेंट दबाव पर सिस्टम की सुरक्षा करता है। ठीक है, कंप्रेसर गति से बचाव, रेफ्रिजरेंट लीकेज संकेत देता है। सुरक्षा नियंत्रण एक डिवाइस है। ताज़ी हवा फिल्टर की अधिकतम वायु प्रवाह दर कितनी होती है? ताज़ी हवा का जो होता है आपका 10 घन पर मिनट होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। ताज़ी हवा फिल्टर की अधिकतम वायु प्रवाह दर जो होती है आपका 10 घन पर मिनट होती है। ठीक है, फ्रेश एयर फिल्टर की अधिकतम प्रवाह दर ये रहा आपका। पर्याप्त इससे वेंटिलेशन होता है, धूल व प्रदूषक हटाता है, अंदरूनी वायु गुणवत्ता बनाए रखता है। 75 नंबर प्रश्न है, आरएमपीयू के हाई वोल्टेज परीक्षण के दौरान वोल्टेज कितनी अवधि तक लगाया जाता है? तो ये जो अवधि तक है आपका 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। परीक्षण के दौरान 60 सेकेंड तक उच्च वोल्टेज लगाया जाता है। इंसुलेशन शक्ति की जांच होता है। कमजोर बिंदु पहचान, अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण है। ठीक है, एक आरएमपीयू के लिए कितने एचपी कटआउट आवश्यक होती है? एक आरएमपीयू के लिए कितने एचपी कटआउट? तो एक आरएमपीयू में 2 होते हैं कंप्रेसर, तो 2 लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। 2 आपका एचपी कटआउट और 2 एलपी कटआउट होते हैं। ठीक है, उच्च दाब से कंप्रेसर की सुरक्षा है तो 2 आपका एचपी कटआउट लगाए जाते हैं। ठीक है, उच्च दाब से कंप्रेसर सुरक्षा यंत्र के रूप में कार्य करता है। समान दाब बढ़ने पर यह ट्रिप कर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न, आरएमपी कोच में कंप्रेसर मोटर के लिए अनुशंसित इंसुलेशन होती है। आरएमपी कोच में कंप्रेसर मोटर के लिए अनुशंसित जो इंसुलेशन होती है आपका एच श्रेणी का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। अच्छे क्वालिटी का होता है। ठीक है, इसकी जो सीमा होता है टेम्परेचर लिमिट होता है लगभग 180 डिग्री सी होता है। ठीक है, भारी कार्य मोटर के लिए उपयुक्त होता है। मोटर की आयु को बढ़ाता है। 78 नंबर है, TDR2 आपका डिले सेटिंग की अवधि क्या है? TDR2 है ना, इसका 2.5 मिनट होता है। TDR1 का कितना होता है? 2 मिनट होता है। ठीक है, TDR2 पुनः स्टार्ट से पहले आपका 2.5 मिनट का विलंब देता है। बार स्टार्ट से बचाव होता है। विद्युत आपका घटकों की सुरक्षा और प्रणाली विश्वसनीयता को यह बढ़ाता है। आरएमपीयू में जब एसी सिस्टम वेंट मोड पर कार्य करता है तब क्या होता है? जब आपका वेंट मोड पर कार्य करेगा उस समय आपका ओनली ब्लोअर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा। वेंट मोड पर केवल ब्लोअर हवा का संचार करता है। ठीक है, आपका नो कूलिंग और हीटिंग, यूज फॉर वेंटिलेशन, सेफ एनर्जी। 80 नंबर प्रश्न है, आरएमपीयू एसी कोच में कंप्रेसर मोटर की ओवर लोड सेटिंग क्या है? ठीक है, आरएमपीयू एसी कोचों में कंप्रेसर मोटर की ओवरलोड सेटिंग जो होती है आपका 10.5 एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। कंप्रेसर मोटर की ओवरलोड सुरक्षा आपका 10.5 एम्पियर पर सेट की जाती है। मोटर ओवर हीटिंग से बचाव, अधिक धारा ट्रिप करता है, आवश्यक मोटर सुरक्षा होता है। 81 नंबर प्रश्न है, एलएचबी कोच में आरबीसी की आउटपुट वोल्टेज रेंज क्या है?
तो एलएचबी कोच में आरबीसी की आउटपुट वोल्टेज जो रेंज होता है आपका 110 वोल्ट से लेकर के 135 वोल्ट डीसी होता है। एलएचबी कोच में आरबीसी की आउटपुट जो होता है 110 वोल्ट से 135 वोल्ट डीसी होता है। ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेगुलेटेड बैटरी चार्जर होता है। ठीक है, बैटरी चार्जिंग वोल्टेज बनाए रखता है, ओवर अंडर वोल्टेज से सुरक्षा देता है। 82 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ एलएचबी एसी कोच 750 वोल्ट साइड फ्यूज। एलएचबी एसी कोच में 750 वोल्ट साइड फ्यूज की रेटिंग जो होती है फीडर में वो कितना होती है 125 एम्पियर का होता है। हालांकि आंसर की जो जारी किया गया था उसमें गलत दिया गया है, 63 एम्पियर दिया गया है। राइट आंसर 125 एम्पियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 83 नंबर प्रश्न, आरबीसी की क्षमता पूछा है। तो आरबीसी की जो क्षमता होता है आपका 6.5 किलोवाट का होता है। एलएचबी एसी कोच में आरबीसी की क्षमता आपका जो रेगुलेटेड बैटरी चार्जर है उसकी 6.5 किलोवाट होती है। कोच में बैटरी को चार्ज करता है, डीसी लोड को सप्लाई बेहतर कार्य हेतु डिजाइन किया गया है। 84 नंबर है, एलएचबी कोच में ईबीसी की इनपुट सप्लाई क्या है। ईबीसी में जो इनपुट सप्लाई होता है आपका 415 वोल्ट 3 फेज होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, ईबीसी 415 वोल्ट 3 फेज एसी सप्लाई पर कार्य करता है। ठीक है, पानी हवा गर्म करने में उपयोग उच्च शक्ति उपकरण 3 फेज सप्लाई इसमें आवश्यक होता है। ठीक है, एलएचबी में इन ऑन जनरेशन यूजी सिस्टम की सप्लाई क्या है। यूजी में सप्लाई जो होती है 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन पर आपका सी राइट होगा। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न है, प्रति कोच कितने जेडएस कपलर होते हैं। तो इसमें 2 मेल 2 फीमेल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा 1 राइट होगा, 2 मेल 2 फीमेल्स। ठीक है, प्रत्येक एलएचबी कोच में 2 मेल और 2 फीमेल जेडएस कपलर होते हैं। ठीक है, विद्युत कनेक्शन है तो जेडएस कपलर जरूरी होता है, कोचों के दोनों सिरों पर होते हैं, इसे बिजली निरंतर सुनिश्चित करवाता है। एलएचबी ऐसी कोच में लोकल मेन सप्लाई के फ्यूज की क्षमता क्या होता है। लोकल मेन सप्लाई का फ्यूज की जो क्षमता होता है आपका 80 होता है। ठीक है, 80 एम्पियर, ये सही है, आपका 80 एम्पियर होता है। ठीक है, एलएचबी एसी कोच की लोकल मेन सप्लाई 80 एम्पियर फ्यूज दिया जाता है। ठीक है, एलएचबी एसी कोच में K1, K41 और K42 कॉन्टेक्टर किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका K41 और 42 जो होता है आपका लोकल सप्लाई के लिए ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, यूज्ड इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन ऑटोमेटिकली मैनुअल आपका इंपॉर्टेंट कंट्रोल कंपोनेंट्स। 89 नंबर प्रश्न है, एलएचबी एसी कोच में 415 साइड कितने एमएमआर होते हैं। 415 साइड टोटल एमएमआर कितने होते हैं 1 होते हैं। एमएमआर मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले होता है। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न है, एलएचबी एसी कोच में WRA का कॉन्टैक्टर नंबर क्या है। तो आपका एलएचबी एसी कोच में WRA का जो कॉन्टैक्टर नंबर है आपका कॉन्टैक्टर नंबर 24 और 25 है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, एलएचबी एसी कोच में WRA का नियंत्रण जो आपका K24 और K25 से होता है। ठीक है, जल उठाने की व्यवस्था कोच प्रणाली में पानी की सप्लाई करता है। ठीक है, एलएचबी कोच में WRA पंप MPCV की रेटिंग क्या होती है। इसकी जो रेटिंग होती है आपका 1 एम्पियर टू आपका 1.6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट होगा। ठीक है, MPCV WRA पंप सेट द रेंज 1 एम्पियर टू 1.6 एम्पियर प्रॉपर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है, एलएचबी एसी कोच में कितने इंसुलेशन कंट्रोल रिले होते हैं। एलएचबी एसी कोच में टोटल इंसुलेशन कंट्रोल रिले कितने होते हैं तो 2 होते हैं। ठीक है, सुरक्षा निगरानी हेतु 2 इंसुलेशन कंट्रोल रिले लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है 93 नंबर, एलएचबी तकनीकी किस देश से आयत हुई है। तो एलएचबी तकनीक जो है जर्मनी का है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, एलएचबी कोच तकनीकी जर्मनी से आयत हुई है। इसका जो है एलएचबी लीक हॉफमैन बुश। ठीक है, इंप्रूव्ड सेफ्टी स्पीड। ठीक है, भारतीय रेल द्वारा अपनाई गई है। 94 नंबर है, 415 वोल्ट सर्किट केबल का इंसुलेशन परीक्षण किस वोल्ट मेगर से किया जाता है। तो 415 वोल्ट के लिए कितने से करेंगे तो आपका 1000 वोल्ट से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। 415 हो गया, 750 हो गया, 1000 वोल्ट से ही किया जाता है। ठीक है, हाई वोल्टेज इंश्योर एक्यूरेट IR वैल्यू। ठीक है, मॉडरेट आपका सेफ्टी टेस्ट इंसुलेशन विफलता से बचाव होता है। एलएचबी टाइप का RMPU विद्युत खपत क्षमता कितनी हो लेती है। एलएचबी टाइप का RMPU जो होता है आपका 13.6 किलोवाट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एलएचबी टाइप एक RMPU विद्युत खपत जो है आपका 13.6 किलोवाट करता है। ठीक है, एक RMPU यूनिट की बिजली खपत लगभग 13.6 किलोवाट होती है। ठीक है, इंक्लूड्स कंप्रेसर और एक्सुलरी। ठीक है, कंप्रेसर व सहायक इसमें शामिल होते हैं। हाई पावर इक्विपमेंट। ठीक है, डिजाइन फॉर एसी कोच लोड। 96 नंबर है, कैम्पटेक का संक्षिप्त रूप क्या है। तो कैम्पटेक क्या होता है, सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, यह कहाँ स्थित है, ग्वालियर में है। तकनीकी प्रपत्र जारी करता है, विश्वसनीयता सुधार में सहायक होता है इनका लेटर।
ठीक है। FRCPY का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका होता है फेलियर रेट परसेंटेज पर ईयर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है। विश्वसनीयता विश्लेषण में इसका उपयोग रखरखाव योजना में सहायक होता है। कम मान बेहतर विश्वसनीयता इसको दर्शाता है। यूजी पावर कार अल्टरनेटर की क्षमता, यूजी पावर कार में अल्टरनेटर की क्षमता जो होती है आपका 500 kVA का होता है। यूजी पावर कार में अल्टरनेटर की क्षमता 500 kVA होता है। एसी कोच में सप्लाई देनी है तो यूजी पावर का अल्टरनेटर 500 kVA का होता है। 415 वोल्ट 3 फेज पावर सप्लाई देता है। डीजल इंजन द्वारा संचालित होता है। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है, रेडिएटर कंट्रोल पैनल की MPCB की रेटिंग क्या है? रेडिएटर कंट्रोल पैनल में MPCB की रेटिंग 63 का होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। रेडिएटर कंट्रोल पैनल की MPCB की रेटिंग 63 एम्पियर होती है। ठीक है। रेडिएटर फैन मोटर की सुरक्षा ओवर लोड पर ट्रिप करता है, आपका सुरक्षित संचालन सुनिश्चित कराता है। भाषा संबंधित है आप, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना था? तो आपका 10 मई 1963 को बना था। राजभाषा अधिनियम कब बना था? तो 10 मई 1963 को। और राजभाषा नियम कब बना था? तो 1976 को। तो ध्यान रखिएगा, राजभाषा अधिनियम 1963 संसद द्वारा 10 मई 1963 को आपको पारित किया गया था। राजभाषा अधिनियम 1963 में बना। राजकीय भाषा उपयोग निर्धारित करता है। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा क्रमण समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्षेत्रीय जो होते हैं आपका महाप्रबंधक होते हैं, GM। ठीक है। क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक करते हैं। ठीक है। GM हेड्स राजभाषा कमेटी इंश्योर हिंदी इम्प्लीमेंट। हिंदी भाषा विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? हिंदी भाषा विकास के लिए 351 में दिए गए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास हेतु निर्देश दिया गया है। ठीक है। हिंदी विकास हेतु अनुच्छेद आपका ये 351 है और संबंधित किससे है? भाग 17 से। राजभाषा हिंदी के संबंधित नियम पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार आयोजित कराई जाती है? तो भर में आपका 2 बार किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। सर 106 नंबर प्रश्न, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। अगर राजभाषा अधिनियम पूछे तो 1963 10 मई और राजभाषा नियम 1976। ठीक है। विशेष सावधानी की स्थिति 107 नंबर है, रेल मंत्री हिंदी निबंधन प्रतियोगिता कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं? इसमें कुल मिलाकर के 4 आपका पुरस्कार निर्धारित हैं। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज किस भाषा में जारी किए जाते हैं? तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 109 नंबर है, राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? तो 3 बार किया जा चुका है। ठीक है। कितनी बार किया गया है? तो राजभाषा नियम को अभी तक 3 बार संशोधित किया जा चुका है। और 110 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे 110 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं 2 पार्ट्स में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।